हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल डेल्टा पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में इसका जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे 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 क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भैया जो FADH2 का फॉर्मेशन होता था और NADH2 का फॉर्मेशन होता था कहां पे, क्रेब्स साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। जब FADH2 और NADH2 वहां से रिलीज होते थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो होते एनर्जेटिकली कंपाउंड। कैसे होते भैया, एनर्जेटिकली कंपाउंड होते हैं, लेकिन हम लोग इनको जो है डायरेक्टली एनर्जी के रूप में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। यानी प्लांट इसको डायरेक्टली एनर्जी के रूप में यूटिलाइज नहीं करते थे, इनको रिड्यूस होना पड़ता है। पहले क्या होना पड़ता है भैया, रिड्यूस होना पड़ता है, तब जाकर के। और ये रिड्यूस कहां होते हैं, ये रिड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। कहां पे भी रन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में रन करती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो रन करती है, ये क्यों रन करती है, ये क्या करती है कि वहां पे जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ही FADH2 और NADH2 क्या होते हैं, फाइनली रिड्यूस होते हैं और ये कन्वर्ट रिलीज करते हैं क्या, यानी ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक FADH2 मॉलिक्यूल बराबर 2 ATP। एक FADH2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ATP होते हैं और एक NADH2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ATP होते हैं, 3 ATP होते हैं। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ये NADH2 है और क्या है, ये FADH2 है। आप लोगों को पता होगा कि एक NADH2, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 1 NADH2 बराबर 1 NADH2 बराबर 3 ATP। कितने ATP भैया, 3 ATP और 1 FADH2 बराबर 2 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन इनको प्लांट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना ही NADH2 को, ना ही FADH2 को। तो इसको रिड्यूस होने जाना पड़, मतलब ये जाकर के वहां पे रिड्यूस होते हैं, यानी टूटते हैं किसमें, ATP में कन्वर्ट होते हैं। कहां पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। तो हम लोग उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और जाकर के फाइनली फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की थ्योरी को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था। जिन लोगों ने उस लेक्चर को कवर ना किया हो, इस चैनल पर नए हो, तो वो लोग लेक्चर जरूर देख लें और उस लेक्चर में जाकर के समझें कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एक एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सब बातें आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछला लेक्चर देखना ना भूलें। आप लोगों को चैनल में ही वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर के और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग उस लिंक को देख लीजिएगा और लिंक के थ्रू आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, टर्मिनल ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे भैया, टर्मिनल ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। टर्मिनल ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, NADH2 and FADH2 into their oxidized form FAD plus and NAD plus is known as टर्मिनल ऑक्सीडेशन। भाई टर्मिनल ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता क्या है कि जब NADH2 यानी NADH2 और FADH2 रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, FAD प्लस में और NAD प्लस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप इस लाइन का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, इस हेडिंग को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में आइए, देखिए लिखा क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। भैया
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कैरियर्स पाए जाते हैं। वो कैरियर कौन से हैं, जैसे FMN हो गया, ठीक है। ये सब मैं सारी बातें आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो वहां पे आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर विच फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रिस्पायरेटरी चैन, और वही जाकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिस्पायरेटरी चैन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सेकंड पॉइंट में देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये देखिए सेकंड पॉइंट जो लिखा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस synthesis of ATP takes place with the help of energy released during the electron transfer, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं तो आप लोगों को पता होगा भैया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली एनर्जेटिकली होते हैं, और जैसे ये इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तब जाकर के वहां पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में एनर्जी होती है भैया, वो एटीपी के फॉर्म में होती है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो वो एटीपी के फॉर्म में होती है, चाहे हम लोग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, जो एनर्जी लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो एटीपी के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है। अब हम लोग अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, सच सिंथेसिस ऑफ एटीपी यूजिंग द such synthesis of ATP using the released energy during electron transport system is called oxidative phosphorylation, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। यहां तक आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, ये थ्योरी यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एंड क्रेब साइकिल, जब क्रेब साइकिल रन करती थी तो आप लोगों को पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी FADH2 रिलीज होता था, NADH2 रिलीज होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्रेब साइकिल के दौरान भी क्या रिलीज होता था, NADH2 रिलीज होता था, ठीक है। तो ये NADH2 दोनों जगह के ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के द कोएंजाइम NAD+ एंड FAD+ आर रिड्यूस्ड टू NADH2 एंड FADH2 by accepting hydrogen atom released by सबस्ट्रेट एट सेवरल स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, सच रिड्यूस्ड कोएंजाइम आर कन्वर्टेड बैक टू देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NAD+ एंड FAD+, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस the NADH2 is oxidized to NAD+ and FADH2 into FAD+। आप लोगों को पता होगा कि NADH2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, NAD+ में, और FADH2 ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, FAD+ में। हालांकि ये आप लोगों को बात पता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करें, एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। वही हाइड्रोजन आगे चल के मैट्रिक्स में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है, वो एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं भैया, प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं किसको, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन उस प्राइमरी एक्सेप्टर के दौरान, जो प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह जो यूज हुआ है, ये जाकर के हाइड्रोजन से मिल करके बॉन्ड फॉर्मेशन करके फॉर्मेशन करता है किसका, बॉन्ड फॉर्म करके फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है वाटर का। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे, चैन पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे और 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे थे, यानी 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। वही इलेक्ट्रॉन आगे चल के मूवमेंट करते हुए आकर के फाइनली आ जाते थे कहां पे,
मैट्रिक्स वाले रीजन पे आ जाते थे। मैट्रिक्स वाले रीजन में आप लोगों को पता होगा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उसी इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप लोगों को ये बात पता भी है, पिछले लेक्चर में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से बताई भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, द हाइड्रोजन रिलीज इनटू द मैट्रिक्स। कहां पे भी रिलीज हो जा रही है, ये रिलीज हो जाएगा मैट्रिक्स में। द हाइड्रोजन released into the matrix of mitochondria during the process, and the हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। किसके साथ भी रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मेशन करेगा किसका, ये फॉर्मेशन करेगा वाटर का। किसका फॉर्मेशन करेगा भैया, ये फॉर्मेशन करता है वाटर का, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा होगा। फाइनली वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। एंड इज formed at the end of electron transport system, hence is called terminal oxidation। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भैया, टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी यहां तक बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। और हम लोग अगर बात करें कैरियर्स की, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे वो कौन कौन से कैरियर थे, वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी जो है, और जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से वो कैरियर होते हैं। तो आप लोग जा करके उस लेक्चर को देख करके देखिए कि कौन कौन से कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बात आप लोगों को जाकर के समझ में आएगी, कहां पे, वो पिछले लेक्चर में समझ में आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला जो लेक्चर होगा उसी में आप लोगों को जाकर के समझना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ये थ्योरी आप लोगों के उसी टॉपिक से रिलेटिव है, मतलब जो आप लोगों को मैं लेक्चर समझा चुका हूं उसी लेक्चर की हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इस वाले लेक्चर में हम लोग थ्योरी कवर की है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को लेक्चर देखना ना भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों को उस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वो लेक्चर देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।